स्वागत आप सभी का छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन सबसे पहले बात एमपी से आ रही बड़ी खबर। सीधी से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि 24 से ज्यादा छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन खाने के बाद छात्रों की तबीयत बिगड़ी है, बीमार हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप यह है कि भोजन में छिपकली गिर गई थी। माध्यमिक शाला पतुखली उत्तर टोला स्कूल के ये सभी छात्र बताए जाते हैं। 8 छात्रों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है, जिसके बाद जिला अस्पताल में सभी को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। इलाज इनका चल रहा है। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और सभी अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। जानकारी और जुटाई जा रही है। खाने का जाहिर सी बात है कि जो इन्होंने भोजन किया है उसकी जांच भी होगी, लेकिन डॉक्टर्स इन सभी बच्चों पर निगरानी बनाए हुए हैं, इनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखी है। तो सीधी से बड़ी खबर, ग्रामीणों ने भोजन में छिपकली गिरने के आरोप लगाए हैं। माध्यमिक शाला पतुखली उत्तर टोला के ये छात्र बताए जाते हैं और 24 छात्र बीमार हैं, जिनमें 8 छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और बताया ये जा रहा, ग्रामीण ये कह रहे हैं कि भोजन जो है उसमें छिपकली गिर गई, यानी कि खाना जो है वो जहरीला हो गया और इसकी वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। ग्रामीणों ने सीधे यह आरोप लगाया। सीधी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 से ज्यादा छात्र बताए जा रहे हैं जिनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और ये दोपहर का मामला है। दरअसल मध्याह्न भोजन स्कूल में जो बंटता है, इसी को खाने के बाद इन बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, ये बीमार पड़े। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इसमें छिपकली गिर गई थी। माध्यमिक शाला पतुखली उत्तर टोला स्कूल के ये सभी छात्र बताए जाते हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम जो है वो इनका इलाज करने में जुटी हुई है। निगाह बनाए हुए डॉक्टर्स की टीम। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि 8 छात्रों की हालत गंभीर है, उनकी तबीयत में अभी सुधार नहीं हुआ है, यानी विषाक्त भोजन करने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी है, ऐसा ग्रामीणों की तरफ से आरोप है। क्योंकि इन्होंने मध्याह्न भोजन किया था स्कूल में, जो मिड डे मील बांटा जाता है, और उसी को खाने से इन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। अब सभी बच्चों का इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। अधिकारियों को भी खबर मिली, जिसके बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अधिकारी पहुंचे भी हैं। हरीश हमारे संवाददाता सीधी से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। हरीश, क्या जानकारी है, क्या वजह रही, क्या छिपकली गिरी थी, इसकी जांच हुई है, क्या वजह रही बच्चों की तबीयत बिगड़ गई? देखिए पुनीत, अब तक जो प्राथमिकी जानकारी मिली है उसके मुताबिक मध्याह्न भोजन जो है उसमें छिपकली गिरी हुई थी। छिपकली गिरने पे छात्र और सभी के सभी छात्र खाना खा लिए हैं, इनके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है। हालांकि किसी शाम के वक्त उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई है। सभी जो छात्र के परिजन हैं उनको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराए हैं। अभी मौके पर सिटी कलेक्टर जो है पहुंचे हैं और छात्रों से बात भी कर रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद से जो है कहीं न कहीं अफरा-तफरी का माहौल है प्रशासनिक अधिकारियों की। एक बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मध्याह्न भोजन पकाने का काम जो समूहों को दिया जाता है, जब खाना पक जाता है, खाना पकाने के बाद उसकी जांच परख करने की जिम्मेदारी भी होने की होती है। लेकिन एक बड़ी चूक है, क्योंकि खाने में अगर छिपकली गिरना बताया जा रहा है, खाने में छिपकली गिर गई थी, फिर उस खानों को परोसा भी गया और इसके बाद जब सभी छात्रों ने उस खाने को खाया है तब जाकर उनकी तबीयत बिगड़ी है। इसमें से भी 8 की हालत गंभीर है। पुनीत, हरीश, आप बता रहे कलेक्टर भी पहुंचे हुए हैं, क्या अभी कार्रवाई वहां पर की जा रही है? और साथ ही में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि 8 छात्रों की जो हालत गंभीर बनी हुई है, अभी क्या स्थिति है, क्या अब उनकी तबीयत स्थिर हो पाई है? मामला जो है तो पूरा इसकी फूड पॉइजनिंग से इसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि खाना खाने की वजह से छात्रों की तबीयत बिगड़ी है। तो अचानक से, क्योंकि उनके अभी इस्तेमाल कंट्रोल नहीं हो सकता है कि छात्रों की तबीयत में अचानक से सुधार आ जाएगा। लेकिन जो यहाँ के डॉक्टर हैं वो अपने जोर आजमाइश के लगे हुए हैं कि उनके जो स्वास्थ्य है उनका स्वस्थ किया जा सके। लेकिन जो कार्यवाही की बात कर रहे हैं पुलिस, तो प्रशासनिक अधिकारी भले यहाँ पहुंचे हैं कि कार्यवाही अभी किसी के ऊपर की नहीं गई है, क्योंकि जांच परख चल रही है मामले में। वही जो जांच होता है, जांच के बाद जो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो सकेगी तो वही होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अब मध्याह्न भोजन जो बांटा गया उसका सैंपलिंग भी की जाएगी, अगर बचा होगा तो उसको भी जांचा जाएगा, क्योंकि गंभीर आरोप है, छिपकली गिरने का आरोप लगाया गया है ग्रामीणों की तरफ से, और उसके बाद ये भोजन बांट भी दिया गया, बच्चों को खिलाया भी गया है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश इस जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएमबी आतंकी केस में एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार से एक और आतंकी गिरफ्तार हुआ है। अली असगर नाम का यह आतंकी गिरफ्तार किया गया है। भारत और बांग्लादेश में कम्युनिकेशन का ही काम करता था।
सोशल मीडिया पर जिहादी मटेरियल ये उपलब्ध कराता था आतंकी, ऐसी जानकारी है। एनआईए ऐशबाग से पकड़े गए आतंकियों के मामले की भी जांच कर रही है और आतंकियों ने दरअसल मध्य प्रदेश को दहलाने की साजिश रची थी, जिसके बाद अब एक और जानकारी निकलकर सामने आई है। जेएमबी का एक आतंकी और गिरफ्तार हुआ है और बिहार से यह गिरफ्तारी की गई है। एनआईए की तरफ से यह कार्रवाई हुई है। अली असगर इसका नाम बताया जा रहा है जिसको गिरफ्तार किया गया, और जो जानकारी आई है कि भारत और बांग्लादेश में कम्युनिकेशन का काम यह करता था और सोशल मीडिया पर जिहादी मटेरियल उपलब्ध कराने का भी काम इसका था। एनआईए अब इससे पूरी तरीके से पूछताछ में जुटी हुई है। साथ ही ऐशबाग से जो पकड़े गए थे आतंकी, उनके मामले की भी छानबीन एनआईए ही कर रही है। तो मध्य प्रदेश को दहलाने की साजिश रची थी और इस मामले में बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से इस वक्त देखने को मिली है। मनोज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि इस पूरे मामले में अभी तक एनआईए ने क्या कार्रवाई की है और ये जो एनआईए ने कार्रवाई की है कितनी बड़ी कामयाबी एनआईए के लिए। जी बिल्कुल पुनीत, क्योंकि ये पूरा मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था, यही कारण है कि एटीएस ने इसकी जांच जो है एनआईए को सौंपी थी और एनआईए ने पूरी केस डायरी लेने के बाद अपनी एक अलग एफआईआर दर्ज की थी और इसी एफआईआर के बाद जो है अब आगे की कार्रवाई करते हुए जो एटीएस ने ऐशबाग थाना क्षेत्र से जिन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, जो कि जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश संगठन, जो कि बांग्लादेश का एक आतंकी संगठन है, जिस यहाँ पर उस पर प्रतिबंध लगा था, उस आतंकी संगठन के ये तमाम आतंकी थे। और अब इस पूरे मामले में एनआईए ने जांच के आगे बढ़ाते हुए एक आतंकी जो कि बिहार का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया। ये आतंकी जो है सोशल मीडिया पे जिहादी मटेरियल को उपलब्ध कराने का काम करता था। इसके अलावा जो भोपाल से आतंकी गिरफ्तार किए गए उनका सहयोगी था, उनके संपर्क में था, लगातार स्लीपर सेल को यहाँ पे उसके नेटवर्क को बढ़ाने का काम कर रहा था। तो अब पूछताछ की जा रही है, लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है, आगे कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मनोज हमारे साथ जानकारी दे रहे थे सहयोगी की इस मामले में और भी आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं, पूछताछ जारी है। बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। बलरामपुर के एक होटल में गैस सिलेंडर में आग लग गई और गैस सिलेंडर में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोगों की सूझबूझ से। हालांकि गैस सिलेंडर में लगी आग को काबू में कर लिया गया। होटल संचालक समेत सभी ग्राहक भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर। इधर बलरामपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने विधानसभा रामानुजगंज एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और बेरोजगारी भत्ते को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। इस प्रदर्शन में पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम भी शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को वादा किया गया था, रोजगार दिया जाएगा या फिर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन इसे आज तक पूरा नहीं किया गया। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, जो चुनाव के पहले वादा किया था कि बेरोजगारों को अगर हम रोजगार नहीं दे पाएंगे तो उन्हें 2500 रुपया प्रति माह उन्हें बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन बेरोजगारी भत्ता तो दूर, लोगों का आज कहीं भी रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उनके जो कार्यकर्ता हैं उन लोग आए हुए थे, तो राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिए हैं इन्होंने बेरोजगारी भत्ता के संबंध में, और उचित माध्यम से महामहिम जी को पहुंचा दिया जाएगा। उधर धमतरी की भी बात करते हैं, जहां पर बीजेपी निगम का घेराव करने निकली थी। इसको लेकर निगम दफ्तर में जमकर हंगामा भी खड़ा हो गया और 1.5 घंटे तक पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच नोक-झोंक चलती रही। बीजेपी ने नगर निगम में आरोप लगाया है कि नगर में सफाई, जलभराव और अवैध निर्माण चल रहा है, जलभराव हो रहा है, सफाई नहीं हो पा रही है और इन सभी मुद्दों को लेकर यह आक्रोश रैली निकाली गई थी। पुलिस ने हालांकि इन लोगों को रोका बैरिकेडिंग कर। इसके बाद हंगामा हुआ। बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। आपने सुना होगा, अभी मकेश्वर वार्ड की मेरी माताएं बता रही थी कि बरसते पानी में उनको किराए के घर में रहना पड़ रहा है, आवास की किस्त नहीं आई है। इन्होंने बोल दिया देंगे। एक 20 वर्ष की जवान बेटी हमारी बच्ची वहाँ ख़त्म हो गई, पट्टा देने की बात किए थे। अगर पट्टा दे देते तो आज एक
पढ़ी लिखी बच्ची जिसका स्वर्णिम भविष्य था वो अंधकार में नहीं होता। उसका घर की पीड़ा को बताने के लिए आपने 4 दिन पहले देखा होगा बरसात का पानी, आप जैसे जागरूक पत्रकार ने उस न्यूज़ को उठाया, नेशनल न्यूज़ में धमतरी की बात गई, लेकिन शर्मसार स्थिति में गई। धमतरी में 5-5 फीट पानी भरे हुए हैं। पहली बार हुआ कि गोल बाजार 4-5 फीट। उनके कुछ विभिन्न मांगे हैं, निगम से कुछ इश्यूज हैं, उन लोगों ने लिख के अवगत कराया है। कलेक्टर साहब के नाम पे ज्ञापन है, वो ज्ञापन मैं भी पूरा पढ़ा नहीं हूँ, बस अभी एसडीएम साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो देखेंगे उसमें जो हमारे स्तर से होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। और सरगुजा की बात, जहां पर भूमाफिया पर एक महिला को पीट कर मार डालने के आरोप लगे हैं। इसके विरोध में पीड़ित परिवार ने आईजी दफ्तर के सामने शव रखा और प्रदर्शन किया। मृतक महिला के बेटे के मुताबिक उसकी मां को भूमाफिया के लोग उठाकर ले गए, जिन्हें छुड़ाने के लिए वो लंबे वक्त से प्रयास कर रहा था। पीड़ित जब पुलिस को लेकर मौके पर गया तब उसकी मां गंभीर हालत में जिला अस्पताल में मिली, जिसे इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया, जहां महिला की मौत हो गई। मृतक महिला धन कुंवर के बेटे का आरोप है कि उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए भूमाफिया उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। इसकी तहसील कार्यालय में बाकायदा शिकायत हुई थी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। केस ही लड़ रहा था, उसी के पास ले जाके इसको इलाज करवाने के बहाने ले जाके छोड़ दिए थे और 3-4 महीना से वहीं रखे थे। मैं जब भी जाता था मेरे मामा लोग दलाल लोगों को फ़ोन करके बुला लेते थे और इसको आने नहीं देते थे वहाँ से। और जबकि अभी 12 तारीख को इसको तबीयत को बारे में मेरे को पता चला, नहीं जानता था मैं। अपनी माँ को पुलिस के मदद से लेने आया था यहाँ मजीरा में। मैं बोला चलिए सर, मेरी माँ को नहीं आने दे रहे हैं, आप मेरी कुछ मदद कीजिए। इसीलिए मैं पुलिस के पास गया और वहाँ से पता चला कि तुम्हारी माँ तो जिला चिकित्सालय में एडमिट है। यहाँ आके देखा तो सर बेहोश पाई गई इसको, और यहाँ से फिर उसके अगले दिन तुरंत रेफर कर दिया गया रायपुर 3-4 रात रुके सर। 15 तारीख को वहाँ एडमिट हुआ, उसके बाद 16, 17, 18 को इसका शाम को डेट हुआ। घर वाले थे, उनका आरोप है कि इसमें जो है कुछ ज़मीन संबंधी ये मामला था, विवाद था, जिसमें प्रारंभिक अभी जो पूछताछ करने से पता चला है कि इसमें उनका आरोप है कि कुछ लोग जो थे इनकी ज़मीन को लेकर उनके साथ विवाद चल रहा था। तो इनका आरोप ये है कि जिसके कारण उक्त घटना हुई है, इसके संदर्भ में अभी मर्ग इंटीमेशन लेकर इसमें मर्ग जाँच की जाएगी और जैसे जो भी तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप अगली कार्रवाई की। बिलासपुर में ससुराल में दामाद की हत्या किए जाने के बाद मृतक के परिवार वाले न्याय की गुहार लगाने के लिए एसएसपी ऑफिस पहुंचे। इन लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मृतक के परिजनों के साथ गांव के लोग भी एसएसपी ऑफिस गए। गांव के लोगों ने महिला के प्रेमी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एसएसपी को ज्ञापन दिया। उनका आरोप है कि अवैध संबंध में दामाद की हत्या की गई है। हत्या उन लोग किए हैं, लेकिन ये भी संदिग्ध है, ये भी पकड़ाना चाहिए। ये भी आरोपी है। पूरा जो घटना की हुई है इनसे विवादित बढ़ के हुई है, तो हत्या के अंजाम। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आए हैं? हाँ, यहाँ हम लोग न्याय के लिए आए हैं। वहाँ बताते थे तो वहाँ उनका नहीं सुन रहा था, इसीलिए हम लोग सब गांव के ग्रामीण आक्रोशित थे। वो सब यहाँ आके न्याय के लिए मांग किए कि उसको कम से कम जिसके चलते घटना हुई है, हत्या हुई है, उसको थोड़ा। कोंडागांव में मजदूरी के भुगतान में देरी की शिकायत को लेकर मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना मेहनताना दिलाने की गुहार लगाई। पूरा मामला अमरावती रेंज का, जहां पर आधा दर्जन से ज्यादा गांवों के ग्रामीणों ने वन परिक्षेत्र में मजदूरी की थी, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी इनका मेहनताना नहीं मिला। ग्रामीणों की माने तो हर मजदूर का कम से कम 30,000 रुपए बकाया है, जिसके भुगतान को लेकर मजदूर दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अधिकारी राशि का आवंटन नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ ले रहे हैं। हम लोग अमरावती रेंज में काम करने गए थे वन विभाग में। वहाँ काम के 1.5 माह गली पलक बनाए, एलसीडी गड्ढा खोदे और ट्रैक्टर में पत्थर डोले के गेबियन बनाने के लिए, लेकिन अभी 6वां माह चल रहा है, आज तक 1 रुपया पैसा नहीं मिल रहा है। तुम्हारा रोजी कितना होता है? रोजी 35,000 होता है। हम काम कर रहे हैं अमरावती रेंज में, माने हम काम करे हैं तो फिर हमारे पैसा कभी नहीं मिलते। आज देवो काली देवो कहते हैं तो कोई दिन ही देना हमला। के दिन काम करे कितना पैसा होते? 3.5 महीना। बहुत दिन हो गया, 2 महीना पूरा टेका काम चला। उसके बाद जैसे घर भी पहुंचा वैसे 1 महीना तक रोज ही काम किया, तो टोटल ना 40,000 कुछ ऐसे ही होगा। तो घर वाले परेशान कर रहे हैं, मतलब कितना दिन तक काम।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ एक बार फिर से आंदोलन करने जा रहा है। 25 जुलाई से 29 जुलाई तक प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में कोई काम नहीं होगा। कर्मचारी संघ अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए कोंडागांव में संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों ने बैठक ली और अपने आंदोलन की रूपरेखा तय की। इस बैठक में बस्तर संभाग समेत प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए, जिसमें कहा गया कि 29 जुलाई तक मांगे पूरा करने पर गौर नहीं किया गया तो अगस्त से फिर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 2 सूत्री मांग। पहला जो हम चाहते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिले, साथ ही 7वें वेतनमान के जो गृह भाड़ा भत्ता का जो हम मांग कर रहे हैं कि 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता मिले। इन 2 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग तीसरे चरण का आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। आगामी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक पूरे प्रदेश के शासकीय अर्धशासकीय सभी कार्यालयों को हम बंद कराने जा रहे हैं। हमारी मांग है कि महंगाई बढ़ रही है, तो प्रदेश सरकार भी कह रही है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है ये सरकार कर रही है, लेकिन अपने ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं देना, यही तो दो मुही बात है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ अपने ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दे रही है। बढ़ते आगे, कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र में रहने वाले बैगा आदिवासी परिवार के लोग पट्टे की जमीन पाने के लिए भटक रहे हैं। जो जगह उन्हें आवंटित की गई उस जगह पर खेती नहीं करने दी जा रही है। कभी फॉरेस्ट विभाग वाले परेशान करते हैं तो कभी कोई दबंग आकर उन्हें रोक देता है। जबकि साल 2012 में पंडरिया ब्लॉक के मुनमुना और बंदौरा समेत आसपास के 60 से 70 परिवार भटक रहे हैं। से है कि वन अधिकार पट्टा हमको मिला है शासन तरफ से, उसमें हल चलाते हैं तो नांगर का लोहा को निकाल के ले जाते हैं, एक बात। और दूसरा बात है कि गाड़ी घोड़े को चलने नहीं देते हैं। जो बोर कोड़वाते हैं सरकारी तरफ से उसका केसिल भी निकाल कर पटवा देते हैं जंगल के वन विभाग के आदमी। हमारे पंडरिया क्षेत्र के जो ग्राम मुनमुना, बदौरा और सगौना के जो ग्रामीण आदिवासी किसान हैं, उनको शासन के द्वारा वन अधिकार पट्टा के नियम के तहत 2012-13 में पट्टा दिया गया था, परंतु आज की स्थिति में वन विकास निगम के कर्मचारियों द्वारा इनको उनकी खेत पर ही हल चलाने के लिए रोका जा रहा है। उनके साथ गाली गलौज किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। सुकमा के कोंटा में बाढ़ के बाद अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। बाढ़ का पानी सभी वार्डों से खाली जरूर हो गया, लेकिन पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गया। अब लोग अपने घर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन घरों में रखा सामान खराब हो चुका है। जो सामान बचा है उसको साफ करना भी किसी चुनौती से कम नहीं। कुछ लोगों के घरों की दीवारें अभी तक गीली हैं, तो कई लोगों के घर तक पहुंचने के लिए खेतों में कीचड़ भर गया, जबकि अब भी हजारों लोग शिविरों में ही रह रहे हैं। के अधिकांश वार्ड पानी से जलमग्न हो गए थे, लेकिन अब जो है राहत की बात यह है कि कोंटा में बाढ़ का पानी जो है चला गया है। लेकिन उसके बाद के जो हालात निर्मित हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये घर है और घर पे बताया जाता है कि नदी का पानी जो है खपरों तक जो है पहुँच गया था, जिसमें जो है सामान यहाँ पर काफ़ी ख़राब हो चुका है। क्योंकि एकाएक पानी बढ़ने के कारण जो है घर वाले हैं वो सिर्फ कपड़ा लेकर ही घर से बाहर निकले थे और बाकी जो सामान है वो घरों के भीतर ही था और सामान पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टीवी जो है, ये टीवी पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। यहाँ पर जो है ये अलमारी है, ये भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ जो है परिजन भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? शेख अब्दुल शाकिर। पानी कहाँ तक पहुँच गया था? ऊपर तक चले गया था सर। तो घर में सामान कितना था, क्या था? पूरा सामान पूरा बर्बाद हो गया, कुछ निकालने नहीं सके, बस कपड़ा लेके निकले थे। पानी का एक बढ़ गया जिसके कारण ये सब परिस्थिति सामने? पानी एकदम सड़न से आया था, इसलिए निकाल नहीं सके। तो काफ़ी ख़राब हो गया होगा? जी पूरा ख़राब हो गया सर, कुछ निकाल नहीं सके। और क्या नुकसान हुआ घर में? फ्रिज, कूलर और भैंस मन उधर बह गया था, वो भी नहीं आया सर। भैंस भी नहीं आया अभी तक? कितना भैंस था? हमारे यहाँ पूरा 4 था, 2 आया, 2 बह गया सर, नहीं आया। अभी और क्या समस्या आ रहा है सामने? और अभी भी फिर बाढ़ आने वाला है बोल रहे हैं, पर कि अभी तो हम लोग फिलहाल कहाँ रहेंगे बोल के अपना घर अपना आ गए सर। अभी साफ सफाई चल रहा है? साफ सफाई चल रहा है सर। जैसा कि बता रहे हैं कि पानी का जो जलस्तर है काफ़ी बढ़ चुका था, जिसमें इनकी भैंसें भी बह गई थी, उनका जो सामान था वो ख़राब हो चुका है। अभी ये लोग जो है सामान की साफ सफाई में लगे हुए हैं। सती चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। 3 दिन पहले दुर्ग के शिवनाथ नदी में डूबी कार को आखिरकार नदी से निकाल ही लिया गया। 3 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को कामयाबी मिल गई। मछुआरों की मदद से नदी में डूबी कार को खोजा गया। कार में रायपुर के रहने वाले निशांत भंसाली का शव मिला है। बताया जा रहा है कि 17 जुलाई को घर में विवाद के बाद निशांत भंसाली कार लेकर घर से निकल गए थे। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट रायपुर के टिकरापारा थाने में लिखाई गई थी।
पुलिस के मुताबिक पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट निशांत भंसाली ने खुदकुशी की है। संडे रात में 11 से 11:30 के बीच में एक कार के डूबने की बात मछुआरों से हमारे सामने आई। मंडे मॉर्निंग 5 बजे से ही पहले एसडीआरएफ और जिला बल, उसके बाद एनडीआरएफ, करीब 20 से ज़्यादा बोट, 100 से ज़्यादा कर्मचारी लगातार एरिया की स्कैनिंग कर रहे थे। लेकिन तेज़ बारिश के कारण 100 फीट जलस्तर था, करंट बहुत ज़्यादा था पानी में और मटमैला पानी होने के कारण सर्चिंग में व्यवधान आ रहा था। कल मेरे द्वारा खुद पूरे एरिया की स्कैनिंग की गई। जो मछुआरे थे उनसे बात किया गया। लास्ट स्पॉट जो उसने बताया जहाँ पे उसने गाड़ी को ब्लिंक करते हुए देखा, वहाँ पर आज 50 मीटर में सघन चेकिंग की गई। सीसीटीवी फुटेज द्वारा भी पता लगाया गया कौन सी गाड़ियाँ इधर पे पार हुई थी। 80 गाड़ियों को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। सभी के मालिकों को फ़ोन किया गया। फ़ोन करने पे टिकरापाड़ा रायपुर निवासी संडे को ही शाम को 5-6 बजे घर से लड़के निकलने की बात सामने आई थी। उसके स्वजनों को भी आज यहाँ बुला लिया गया था। करीब 1:30 बजे गाड़ी को लोकेट किया। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना हुई और इस बार बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर को निशाना बनाया। ट्रक को लूटने के इरादे से बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर को चाकू मारकर जख्मी किया। गोंदवारा इलाके में सरेआम हुई चाकूबाजी से हड़कंप मच गया। घटना के तुरंत बाद खमतराई पुलिस एक्शन में आई और 6 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया। ट्रक ड्राइवर और खलासी कुछ काम से सामान लेने के लिए रुके हुए थे गोंदवारा एरिया में, और वहाँ पे जब खलासी सामान लेने कुछ गया था तो कुछ लोग उनको लूट के इरादे से घेर लिए थे और मोबाइल लूटने का प्रयास किए और मोबाइल लूट भी लिए। और इसी घटना करते हुए चाकूबाजी भी की है। जांग में उनके चोट आया है खलासी के, और घटना के बाद वो फरार हो गए थे। खलासी को अस्पताल तत्काल भेजा गया है ब्लड लॉस होने के कारण में, और तत्काल में लगभग 4 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं और लूटा हुआ मोबाइल और बाइक वो भी हम बरामद कर लिए हैं। कुछ आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ है राउंड अप के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।